तो आपको पता है कि क्लास 11th बायोलॉजी के एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा के लिए हम कंप्लीट कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और इस वीडियो में हम कंप्लीट पूरी की पूरी बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इनके आने के हायर चांसेस हैं। ठीक है, तो अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए इन क्वेश्चंस को जरूर से रेडी करके रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ही सब्जेक्टिव यानी कि आपके विषय वार जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी कंप्लीट करवाऊंगा। सो ध्यान से आपको देखते रहना है। ठीक है, कुछ ही ऑब्जेक्टिव है आगे, फिर हमारे यहाँ से कहाँ से कह सकते हैं हम यहाँ से हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सो आपको सारे क्वेश्चंस रेडी करके जाना है, इनमें से किसी भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, देखो तो हम यहाँ से देख रहे हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट, कोशिका सिद्धांत कृष्ण ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली मॉडल क्या कराता है, स्थिर मॉडल या द्रव मोजेक या तरल मोजेक मॉडल। सो इसे फ्लड मोजेक मॉडल कहते हैं यानी कि द्रव मोजेक मॉडल। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है यानी कि केंद्रक नहीं होता है और कई सारे यहाँ पे कह सकते हैं ऑर्गन्स जो हैं इसमें अनुपस्थित होते हैं। अगला है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन बनाना होता है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य होता है ऊर्जा का संश्लेषण, ऊर्जा बनाना, इसी प्रकार ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है राइबोसोम को। ठीक है, अगला कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्यों कहा जाता है इसका क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल रूप कौन सा है, ग्लूकोज या सुक्रोज, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट है प्रोटीन किसके संयोजन से बनता है, तो प्रोटीन जो है आपका बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है, इनके बीच जो बॉन्ड पाया जाता है उसका नाम आप लोग कॉमेंट सेक्शन बताइए। ठीक है, बताओ अमीनो अम्लों के बीच जो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बताओ। कह रहा है कि लिपिड अघुलनशील होता है, तो लिपिड में जल में जो है अघुलनशील होता है। कहाँ पे अघुलनशील होता है लिपिड, जल में अघुलनशील लिपिड होता है। ठीक है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन आधार उपस्थित नहीं होता है, बहुत बड़ा अंतर, डीएनए और आरएनए में ये सबसे बड़ा अंतर है। क्या है भाई, डीएनए। ठीक है, डीएनए में यूरेसिल जो है ये नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये नहीं पाया जाता है, ये आरएनए में पाया जाता है और यूरेसिल के स्थान पर डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। कह रहा है एंजाइम किस प्रकार के पदार्थ हैं, तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं, ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। कह रहा है माइटोसिस का मुख्य कार्य क्या होता है, माइटोसिस का मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि और मरम्मत होता है। मियोसिस कितने चरण में होता है, यानी कि जो मियोसिस होता है वो यहाँ पर 2 चरण में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला कह रहा है क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस फर्स्ट में होता है। ठीक है, तो जो मियोसिस में 2 ही चरण होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया मियोसिस फर्स्ट में होती है। कह रहा है कि डीएनए प्रतिकृति यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन किस चरण में होती है, डीएनए प्रतिकरण आपकी एस चरण में होती है। टेलोफेज में क्या बनता है, तो टेलोफेज में न्यू न्यूक्लियस का निर्माण होता है। ठीक है, नया केंद्रक बनता है टेलोफेज अवस्था में। कह रहे एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा बनती है और ये पावर हाउस है। एंजाइम का कार्य किससे प्रभावित नहीं होता है, तो एंजाइम का कार्य क्षमता से प्रभावित नहीं होता है, ये पीएच से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स, बाकी कुछ और दिए गए हैं। कह रहा है प्रोटीन का डिनेचर करने वाला कारक कौन सा है, तो अम्लीय वातावरण हो गया, तापमान प्रोटीन को डिनेचर करने का प्रमुख कारक है। ठीक है, तो टेम्परेचर और अम्लीय वातावरण। ठीक है, अगर अम्लीय माध्यम है और टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे है कुछ, तो वो प्रोटीन को के डिनेचुरेशन का कारण हो सकता है। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण क्या है, तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉलीसेकेराइड क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। कह रहा कि डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, याद रखना डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगला है एंजियोस्पर्म के बीज किसमें पाए जाते हैं, तो एंजियोस्पर्म के जो बीज हैं फलों के जो है अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। जिम्नोस्पर्म के उदाहरण कुछ, तो पाइन जैसे हो गया, पाइन है जिम्नोस्पर्म का एक प्रमुख उदाहरण। ब्रायोफाइटा के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा को जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कह रहे नॉन कोडेट्स में नोटोकोड होता है, तो नॉन कोडेट्स में नोटोकोड नहीं होता है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से ध्यान रखें। आरबीसी के मुख्य कार्य क्या है, आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आरबीसी का एक तरीके से मुख्य कार्य के रूप में ऑक्सीजन को परिवहन को जाना जाता है। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होता है मानव हृदय। ठीक है, मानव हृदय 4 कक्षीय होता है। ठीक है,
नेफ्रॉन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो ये किडनी में होता है, ठीक है, किडनी में पाई जाने वाली संरचना है नेफ्रॉन। बाकी कह रहा है कि ब्रेन का नियंत्रण केंद्र क्या है, तो ब्रेन का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो मेड्यूला होता है हमारा। एंटीबॉडी कहाँ बनती है, तो बी सेल में बनती है, ठीक है, कहाँ बनती है, बी सेल में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। मांसपेशी किस प्रकार की होती है, मांसपेशियाँ एक प्रकार की अनैच्छिक और ऐच्छिक पेशियाँ दोनों प्रकार की हो सकती हैं। हार्मोन किससे स्रावित होती हैं, तो हमेशा ही जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनसे स्रावित होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स। नेक्स्ट कह रहा है इंसुलिन का कार्य क्या है, 10th क्लास में पढ़ के आए हो ना। इंसुलिन जो है यहाँ पे शर्करा को का नियामक होता है एक तरीके से, ब्लड शुगर, ठीक है, तो इसका नियामक होता है। एल्बलाई का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कह रहा है कि एल्बलाई का मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान होता है। उत्सर्जन का मुख्य अंग क्या है, तो इसका अंग वृक्क है, ठीक है, तो किडनी उत्सर्जन का मुख्य अंग होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिनसे काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स कवर हो सकते हैं। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि कोशिका झिल्ली की संरचना एवं कार्य बताएं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए आपको सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम अच्छी तरीके से रेडी करके रखना है, ठीक है। अब हम इसकी कुछ कार्य यहाँ पे देख लेते हैं, संरचना किस प्रकार की होती है वो समझ लेते हैं। कह रहा है कोशिका झिल्ली पतली, लचीली और चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। इसकी संरचना तरल मौजिक मॉडल जो कि सिंगर और निकोल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसके द्वारा समझाई जाती है, जिसमें फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं और प्रोटीन अणु होती हैं। कार्य में बात करें तो ये पदार्थों का आवागमन का नियंत्रण और कोशिका की रक्षा करती है, कोशिका को आवरण प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। तो यही कोशिका झिल्ली के कार्य हो जाते हैं, ये चीज़ याद रहेगी। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया को की संरचना एवं कार्य लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें देखो क्रस्टी नामक इस तरीके से ये संरचना पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो भी पूरे पार्ट्स होते हैं बाकी आपको अच्छी तरीके से इसको बनाना होगा और पूरा रेडी करके रखना, ठीक है। अब इसके कार्य की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया देखो दोहरी झिल्ली वाला एक अंग है, इसकी आंतरिक झिल्ली पर क्रस्टी होती है, ठीक है। इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। और इसमें इसका कार्य की बात करें तो इसे कोशिका का शक्ति ग्रह करता है कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है। कोशिका चक्र क्या है, इसके चरण बताएं। तो इतना ऊपर से याद रखें कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर के नई 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। तो एक कोशिका विभाजन करके नई कोशिका का निर्माण करे, वही कोशिका चक्र या सेल साइकिल है। तो ये चीज़ याद रखना। और सबसे पहले इसमें G1 फेज होता है, फिर S चरण होता है, G2 फेज होता है, फिर M फेज होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी यहाँ पे अवस्थाएं होती हैं। G1 फेज में इसमें सबसे पहले तो कोशिका में वृद्धि होगी, फिर S चरण में इसमें DNA का संश्लेषण होगा, DNA रेप्लिकेशन। फिर G2 फेज जैसे ही आता है तो विभाजन होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे विभाजन होने लगता है। M चरण में विभाजन अवस्था कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जो है यहाँ पे इसको अंजाम दे दिया जाता है। कह रहा है समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है सारी चीज़, यहाँ पे केवल अवस्थाएं बताई गई हैं, इनका वर्णन अच्छी तरीके से आपको डिटेल में ध्यान रखना है, ठीक है। देखो इसमें फर्स्ट अवस्था होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। तो ये कुछ अवस्थाएं होती हैं यहाँ पे क्या, समसूत्री विभाजन माइटोसिस में। ये अवस्थाएं याद रखना, ये इसकी कह सकता है कि समसूत्री विभाजन की तीसरी अवस्था कौन है, तो एनाफेज याद रखना, चौथी है टेलोफेज, ठीक है, याद रखना। कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन क्या है, तो यह जनन कोशिकाओं में होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ठीक है। क्या कह रहा है अर्धसूत्री, ठीक है, आधी रह जाएगी, ठीक है। तो समसूत्री में क्या होता है, समान होती है संख्या, इसमें आधी उधी नहीं होगी, इसमें समान होगी, उसका नाम समसूत्री। अब मियोसिस में क्या होती है, अर्धसूत्री में आधी हो जाती है, ठीक है। यह 2 चरणों मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है और जिससे आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किसमें होती है, वो अर्धसूत्री विभाजन में होती है और इसमें 2 चरण होते हैं, जबकि समसूत्री विभाजन में 4 चरण होते हैं। ये चीज़ याद रहेगी, बिल्कुल रहेगी। कहते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है। कह रहा है विरासायनिक यौगिक जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जीवन कोशिकाओं का संचालन करते हैं जैव अणु कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ये क्या होती हैं, एक तरीके से बायोमोलिक्यूल्स के उदाहरण हो सकते हैं। और ये जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले यहाँ पे कुछ ऐसे जीवन की क्रियाओं का संचालन करने का कार्य करते हैं, वो जैव अणु की तरह कार्य करते हैं। कह रहा है कि पादप जगत का वर्गीकरण लिखिए, ठीक है। वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया प्लांट किंगडम का, और आपको समझाना है भाई कि किस प्रकार से किया गया, साथ ही आपको पता होना चाहिए भाई कि वर्गीकरण है क्या, ठीक है। तो वर्गीकरण यही है कि जीवों को उनकी समानताओं और उनके गुणों के आधार पर, भिन्नताओं के आधार पर अलग अलग विभागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यही एक तरीके से क्लासिफिकेशन है, ठीक है।
अब यहाँ पे प्लांट्स का वर्गीकरण या प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कहें तो यहाँ पे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इन्हें इस तरीके से बांटा गया है, जिसमें टेरिडोफाइटा में आपके तना जड़ युक्त पत्ती युक्त पौधे आते हैं। उभयचरी पादप जो है हमेशा ही ब्रायोफाइट्स में आएंगे, और शैवाल हो गया आपका, तो ये थैलोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। नग्न बीज वाले पौधे जिम्नोस्पर्म, फूल वाले पौधे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, ठीक है। कह रहा है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में अंतर लिखिए, तो ये चीज़ याद रखोगे तो बाकी एक अंतर तो बन ही जाएगा। इनके बीज फूल के फल के अंदर होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फूल के फल के अंदर होते हैं, ये बंद होते हैं, ठीक है। इनमें फूल पाए जाते हैं, और जैसे आम हो गया, गुलाब हो गया, ये क्या है, एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इनके बीज खुली अवस्था में पाए जाते हैं, इनमें फूल नहीं होते हैं, जैसे पाइन हो गया, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगी। कह रहा है कॉर्डेट्स तथा नॉन कॉर्डेट्स में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट को 4 अंतर लगभग मैं कह रहा हूँ याद करके रखना, ठीक है। 4 अंतर देखो, कह रहा है इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, ठीक है। एक तो अंतर सभी पे बन जाता है आसानी से, और जीवन के किसी न किसी अवस्था में या चरण में ग्रसनिक्लोम दरारें पाई जाएंगी। नॉन कोडोट्स में जो है नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, ये चीज़ याद रहेगी। कह रहे रक्त की संरचना एवं उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, बढ़िया तरीके से देखो। कह रहा है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर में पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। ये ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, पोषक तत्व हो गया, गैसों का परिवहन हो गया, इनका परिवहन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये रक्त के प्रमुख घटक जो होते हैं वो प्लाज्मा रक्त कण हो सकते हैं, जिसमें RBC और WBC प्लेटलेट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। मेनली इतना याद रखना है, रक्त होता क्या, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना है, रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। संयोजी ऊतक बोले तो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है। कहता है कि शरीर में पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, वो रक्त में ही बह करके जाते हैं, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान, गैसें जो है रक्त में ही चली जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है रक्त का प्रमुख तरीके से कार्य, ठीक है। और इसके रक्त के घटक जो होते हैं वो होते हैं प्लाज्मा और रक्त कण। रक्त कण ना लिख करके आप सीधे सेपरेटली लिखें, एक लिखें प्लाज्मा, सेकंड लिखें RBC, थर्ड लिखें WBC, फोर्थ लिखें प्लेटलेट्स, ठीक है। इस तरीके से रक्त के कुछ कार्य दिए गए हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन या वितरण, शरीर के तापमान का नियंत्रण और रोगों से रक्षा करना, जो कि WBC के द्वारा यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा रक्षा करता है। तो ये घटक और कार्य इसके याद रखना रक्त के भैया इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। भाई डायग्राम अच्छी तरीके से बुक में देख लो भाई, अभी निकाल लो, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, मानव हृदय की संरचना देखो। हृदय एक पेशीय अंग है जो कि छाती के मध्य भाग के दोनों फेफड़ों के बीच गुहा में स्थित होता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हो सकती है। डायग्राम बना करके ये पॉइंट लिख दिए ना तो तुम्हारे नंबर ना कभी नहीं कटेंगे, जिंदगी में नहीं कटेंगे भाई। देखो हृदय के 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, ठीक है। तो दायां और बायां से याद रखो, बाकी निलय अलिंद हैं ही हमारे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। हृदय में जो है बाल्ब पाए जाते हैं जो कि रक्त को वापस पीछे जाने से रोकते हैं। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच ट्राइस्पिड बल्ब और बाएं अलिंद व बाएं निलय के बीच जो बाइस्किप्ड यानी कि मिट्रल बल्ब पाए जाते हैं, ठीक है। तो बाएं और बाएं, ठीक है, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच बाइस्किप्ट पाए जाएंगे, और दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच ठीक है, ट्राइस्किप्ट पाए जाएंगे, ठीक है। यह रक्त को पंप करने का कार्य करता है, शरीर को विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाने का काम करता है। यह शुद्ध और अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करता है, ठीक है। तो ये कुछ रक्त के यहाँ पे इस तरीके से रक्त की संरचना हो जाएगी और इसकी संरचना का वर्णन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ये बी ओ रक्त समूह प्रणाली की व्याख्या कीजिए, ठीक है। मतलब A, B और O तीनों रक्त समूह को समझाना है, ठीक है। A, B और O सबको समझाना है, ठीक है। अब देखते हैं भाई, ABO रक्त समूह की खोज भाई किसने करी थी, कॉर्ल लैंडस्टीन ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। ये नाम याद रखना। इनके अनुसार रक्त जो है रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। एक A समूह होता है, एक B समूह होता है, एक AB समूह होता है, एक O समूह होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे O समूह रक्त समूह का निर्धारण लाल रक्त कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर होता है। यदि एंटीजन A तो समूह A होगा, लेकिन एंटीबॉडी इसके विपरीत होती है, ठीक है। तो ये एंटीजन के आधार पर इसका कहा जाता है कि हाँ किसका रक्त समूह कौन सा है, ठीक है। कह रहा है कि RBC की संरचना एवं कार्य लिखिए भाई। RBC इसकी संरचना देखें तो RBC में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो RBC में हीमोग्लोबिन HB, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण इनका रंग लाल होता है, ठीक है। कहता है RBC का रंग लाल क्यों होता है समझाइए। तो इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। इनकी आकृति जो है द्वि अवतल बाइकॉन्केव होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। कार्यों की बात करें तो
फेफड़ों से शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये कार्य लिखे हैं दो, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से फेफड़ों तक ले जाता है, ठीक है। तो अंगों से फेफड़ों तक कौन ले जाएगा भाई? आरबीसी ले जाएंगे, जो कि रक्त के घटक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्विगुण परिसंचरण क्या है समझाएं, ठीक है। थोड़ा इसको डिटेल में कर लेना। कह रहा है कि द्विगुण संचरण के मुख्य दो भाग हैं, एक फुफ्फुसीय परिसंचरण, हृदय से अशुद्ध रक्त का फेफड़ों में जाना और फेफड़ों से शुद्ध होकर के वापस हृदय में आना, ये यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंतर्गत आता है। यानी कि देखो, हृदय से अशुद्ध रक्त कहाँ पर जाएगा? फेफड़ों में जाएगा, फिर फेफड़ों से शुद्ध होकर के वापस हृदय में आएगा, पंप कर देगा हृदय उसको वापस से, ठीक है। अगला है प्रणालीगत परिसंचरण, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसमें हृदय से शुद्ध रक्त क्या जाएगा? वही चीज़ है, देखो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। इसमें ऊतकों के पास जाता है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था? फेफड़ों के पास जा रहा था। कह रहा है श्वसन एवं कोशिकीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छी तरीके से याद करना इसको। कह रहा है यह सामान्य रूप से सांस लेने और छोड़ने की एक भौतिक प्रक्रिया है। कोशिकीय श्वसन में बात करें तो यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें कोशिका के पास पहुंचे पोषक तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रहेगी, दोनों चीज़ें, ठीक है। कह रहा है कि मानव श्वसन की संरचना का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हो कि नासिका और नासिका गुहा होती है। बाकी इसका आपको श्वसन तंत्र का चित्र अच्छी तरीके से बनाना होगा, किस तरीके से यहाँ पर संरचना होती है पूरी, ठीक है। तो नासिका से स्टार्ट होती है, नासिका गुहा, फिर ग्रसनी होगी, कंठनाली होगी, श्वास नली और ब्रोकाई तक पहुंचते हुए फिर हमारे फेफड़े आ जाते हैं। और इसमें जो जो कूपिकाएँ वगैरह संरचनाएं होती हैं वो सारी बना दोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका जरूर से रेडी कर लेना। कह रहा है श्वसन की प्रक्रिया को समझाइए। तो श्वसन दो चरणों में होता है, अंतः श्वसन होता है एक, और एक निज श्वसन होता है, ठीक है। एक दोनों चीज़ें याद रखना, श्वसन दो प्रकार का होता है, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। तो श्वसन की प्रक्रिया को डिटेल में अच्छी से रेडी कर लेना, ठीक है। कह रहा है एल्वलाई में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो देखो, ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा इसमें आदान प्रदान होता है गैसों का। इसके लिए आंशिक दाब जिम्मेदार होता है, देखिए आंशिक दाब के कारण ही ये यहाँ पे विसरण की प्रक्रिया द्वारा एल्वलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है, ये चीज़ याद रखना। ऑक्सीजन के परिवहन की प्रक्रिया क्या होती है, इसका वर्णन करें। देखो, तो ऑक्सीजन के परिवहन की प्रक्रिया का वर्णन करें अगर, तो कहता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से लगभग 97% जो है ऑक्सीजन हमारे शरीर में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। ऑक्सीजन लाल रक्त कणों के हीमोग्लोबिन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में प्रवाहित होती रहती हैं, जो कि लगभग 90% से 97% होता है, ठीक है। बाकी बचा 3% प्लाज्मा के माध्यम से वहित होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इसका, ठीक है। ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पहुंचती है, फिर इसका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता रहता है। कह रहा है उत्सर्जन क्या है, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों के नाम बताएं। देखो भाई, उत्सर्जन सभी को पता है भाई कि शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन के कुछ पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, ये तो ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो कि जीव क्या करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप इन्हें अपने से यहाँ पे बाहर निकालते हैं, ठीक है। कह रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। भाई इसका डायग्राम जल्दी से कर लो, ठीक है। एक बार रिविजन करना है, तुम 10th क्लास में बना करके आए हो यार। देखो कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं ये लिख देना, इतना डायग्राम बना देना, ठीक है, नंबर तुम्हें मिल जाएगा। वृक्क, एक जोड़ी सेम के बीच के आकार के अंग होते हैं, ये वृक्क। मूत्रवाहिनी होगी, किडनी से निकलने वाली नलिकाओं को मूत्रवाहिनी कहते हैं। और मूत्राशय हो गया, यहाँ पर मूत्र एकत्रित हो जाता है, ठीक है। और मूत्र मार्ग, जहाँ से मूत्र बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर संरचना होती है इसमें, और चारों चीज़ें याद रखना। बाकी आप देखो शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हो कि क्या क्या होता है, बाकी इतना लिख दोगे तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। कह रहा है न्यूरॉन की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो देखो, न्यूरॉन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें सेल बॉडी यानी कि साइटोन्स, डेंड्रोन्स, ठीक है, डेंड्रोइड्स, एक्सोन वगैरह पाए जाते हैं। इसके कार्य की बात करें तो न्यूरॉन का कार्य संदेशों के विद्युत संकेतों के रूप में एक दूसरे भाग तक ले जाना और वापस ले जाना, ठीक है। तो ये वही न्यूरॉन है, 10th क्लास में आपने पढ़ा था। इसकी संरचना अच्छी तरीके से बना लेना। कार्य में ध्यान रखना कि यह संदेशों को यहाँ पे विद्युत संकेतों के रूप में शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का काम करता है और वापस लाने का काम करता है। कह रहा है कि मानव मस्तिष्क की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो मानव मस्तिष्क यानी कि जो मानव मस्तिष्क के अंतर्गत हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो मस्तिष्क इसी तंत्रिका तंत्र का भाग है जिसमें क्रेनियम यानी कि खोपड़ी के अंदर स्थित होता है, ठीक है। अब इसके 3 मेन पार्ट ये होते हैं, ठीक है। सो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, तीनों ब्रेन के तीनों पार्ट्स को याद रखना। बाकी इसका डायग्राम आप जरूर से रेडी कर लेना, ठीक है। कह रहा है प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती चाप का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में आंसर है
प्रतिवर्ती क्रिया वह त्वरित अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जो किसी बाहरी उत्तेजना के उत्तर में अचानक होती है। ठीक है, तो अचानक से कोई, देखो जैसे हमने क्या किया, एक तरीके से वो हमारे अंदर ना संवेदी, ठीक है, कुछ संवेदी अंगों को क्या करती है, एक तरीके से जगा देती है उस वक्त। ठीक है, जब हमारे साथ कुछ ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं अनैच्छिक प्रकार की, ठीक है, जिसमें संवेदी रिसेप्टर होती हैं, संवेदी न्यूरॉन्स, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह क्या हो जाते हैं, ये सारे अंग शामिल होते हैं। ये चीज़ याद रखना। बाकी कह रहा है कि भाई स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वर्णन करें। बढ़िया डिटेल में करना होगा भाई। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र इसके अंतर्गत आता है और परानुकंपी। ठीक है, तो ये दोनों इसके यहाँ पे भाग हैं जो कि यहाँ पे स्वायत्त और तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत इसके वर्णन में लिखने होंगे। ठीक है, तो यह तनाव या आपातकाल में सक्रिय हो जाता है कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक कब होता है, या शरीर को आराम की स्थिति में वापस लाता है भाई। ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें आप परेशान नहीं अवस्था होगी जब आपकी, तब आपको ये नर्वस सिस्टम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और यह है आपका जब आराम होगा भाई, बिल्कुल से यहाँ पे चिल मार के। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहेगा आपका परानुकंपी। कह रहा है गमन और संचलन में अंतर लिखिए भाई। तो संचलन क्या है और गमन क्या है, देखो जब हम एक ही जगह खड़े होकर के हाथ पांव हिलाते हैं तो यह संचलन कहलाता है। ठीक है, मतलब एक ही जगह है, हम मूवमेंट कर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं। ठीक है, तो ये संचलन। गमन जब शरीर के अंगों को हिलने के साथ साथ हमारी स्थिति भी चेंज होती है, जैसे हमारी पोजीशन चेंज होती है, जैसे हम चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो ये गमन कहलाता है। गमन का अर्थ होता है चलना। ठीक है, संचलन का अर्थ होता है मूवमेंट, ना कि संचलन का अर्थ ये नहीं कि आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। संचलन बोले तो यहाँ पे मूवमेंट यानी कि किसी चीज़ का हिलना। कह रहा है कि कंकाल तंत्र के प्रकार एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो देखो भाई, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, एक्साइल स्केलेटन और अपेंडिकुलर। कह रहा है स्केलेटन। अक्षीय कंकाल में बात करें तो इसमें खोपड़ी होती है, पसलियाँ और मेरुदंड ईटीसी आते हैं हमारे। और उपांगीय कंकाल में बात करें तो इसमें हाथ पैरों की हड्डियां आती हैं। ठीक है, 30 ये हो गई। ठीक है, उसके कार्यों की बात करें तो कार्यों को वर्णन भी करना है। देखो, तो अंगों की रक्षा करते हैं यहाँ पे ये कंकाल। ठीक है, मांसपेशियों को जुड़ने का स्थान देना और रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। ठीक है, ये कार्य हो गए इनके। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी कह रहा है कि मांसपेशियों के प्रकार बताइए। तो मांसपेशियों के प्रमुख रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं। एक कंकाल मांसपेशी, मृदु मांसपेशी और हृदय मांसपेशी। ठीक है, तो ये अनैच्छिक और धारियों वाली होती हैं। ठीक है, और ये अनैच्छिक होती हैं और आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। ये केवल हृदय में पाई जाती हैं और अनैच्छिक होती हैं। तो हृदय मांसपेशी कहाँ पे होगी, हृदय में होगी। बाकी जो कंकाली और मृदु होगी ये दोनों अनैच्छिक प्रकार की होंगी। और देखो ये अनैच्छिक नहीं होंगे भाई, ये तो ये ऐच्छिक है। ठीक है, कंकाली पेशी क्या है, ऐच्छिक है। बाकी मृदु और हृदय ये दोनों अनैच्छिक हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बाकी है कि मांसपेशियों के संकुचन की स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत को समझाइए। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मांसपेशियों का संकुचन एक्टिन और मायोसिन तंतुओं के एक दूसरे पर फिसलने से होता है। जब तंत्रिका आवेग आता है तो कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। मायोसिन ऐड एक्टिन से जुड़कर के क्रॉस ब्रिज बनाता है। एटीपी की ऊर्जा का उपयोग करता है, एक्टिन को अपनी ओर खींचता है, जिससे सार्कोमियर छोटा होता है और मांसपेशी संकुचित हो जाती है। ठीक है, तो इसी के संकुचन की ये स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत है, इसको कंप्लीटली कर लेना। कह रहे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि की विशेषता बताइए। देखो, तो हार्मोन क्या होते हैं, एक प्रकार के रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो कि हमारे शरीर में यहाँ पे एक तरीके से हार्मोन्स कई क्रियाओं को प्रेरित करने का भी काम करते हैं। ठीक है, कह रहा विशेषताएं, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधे रक्त में स्रावित हो जाते हैं, है ना। इनमें नलिकाएं वगैरह नहीं होती हैं। ठीक है, सीधे रक्त में सटक जाएंगे। कह रहा अल्प मात्रा में भी प्रभावी होती है, मगर थोड़ा सा हार्मोन भी बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। विशिष्ट लक्ष्य अंगों पर ही ये कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी। ठीक है, तो नहीं तो निपट जाएंगे अपन। कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की संरचना और कार्य बताइए। यह गर्दन में स्थित तितली के आकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, तितली के आकार की ग्रंथि कौन है, थायराइड ग्रंथि। ये चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। T3 और T4 थायरोक्सिन हार्मोन निकालती हैं। ठीक है, तो यह ग्रंथि जो होती है थायराइड ग्रंथि, ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड से होता है। ठीक है, कार्य की बात करें तो यह शरीर की उपापचय क्रिया जैसे मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करती है और वृद्धि और विकास के में दर में सहायक होती है। इसकी कमी से घोंघा रोग, ठीक है, जो गोइटर होता है ना, गले में गला है ना, ये रोग हो सकता है अगर इसकी कमी हो गई। ठीक है, तो देखो थायराइड ग्रंथि क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक है, ये मेन चीज़ है। और अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन कम हो गया तो आपको ये घेंगा हो सकता है। ठीक है, गोइटर हो सकता है। कह रहा है सेल थ्योरी क्या है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट कोशिका सिद्धांत। मेनली तो ये किसने दिया था, ये चीज़ याद रखना। और इन्होंने दिया था तो उसका बढ़िया तरीके से वर्णन पूरा सा। ठीक है, सभी जीव जो हैं कोशिकाओं से बने हैं। जितने भी जीवित जीव हैं वो सारे कोशिकाओं से बने हैं। ये पहले इसका मुख्य सिद्धांत का बिंदु है। और कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये तो परिभाषा ही है, इसको याद रखना बिल्कुल से। ठीक है, नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। ठीक है, रूडोल्फ बर्चू ने जोड़ा था यह। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इसके सिद्धांत में ये कही गई बातें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना बिल्कुल से। ठीक है,
बाकी इसका पूरा वर्णन अच्छी तरीके से कर लेना। अब कुछ थोड़े से ऑब्जेक्टिव हैं तो ये लास्ट में थोड़े से और देख लो, ठीक है। कह रहे हैं कि सजीव कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। याद रखना भैया, ये दादा अपना इंपॉर्टेंट चीज़ है। कह रहा है एबी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले सजीव जीवित कोशिका की खोज, ठीक है, जीवित की बात कर रहा है। अगर कोशिका की पूछे, केवल कोशिका की, तो रॉबर्ट हॉक को याद रखोगे। जीवित कोशिका कहे तो ल्यूवेनहॉक। कह रहा है किसी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला कह रहा है कि पादप कोशिका की भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर, भाई यूनिवर्सल डोनर तो जानते हैं हम, रक्त समूह ओ, ठीक है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ईएमपी मार्ग किस प्रक्रिया का दूसरा नाम है, तो ग्लाइकोलाइसिस। जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, सिकोया, ठीक है, सिकोया, ठीक है। अगला है ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। भैया इसका डायग्राम अच्छे से बना के सीख लेना भाई, ठीक है। इस प्रकार से संरचना होती है, पीक्यूआरटी पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है भाई, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिनका स्क्रीनशॉट कर लो, एक बार पढ़ लेना जरूर से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं क्वेश्चन। देखो हम पूरी बायो के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। इन क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो कि हर बार आने के दम रखते हैं भाई, ठीक है। तो बिल्कुल से इनको रेडी करके जाना, अपने एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से आप लोग परफॉर्म करोगे। और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, इनको रिवाइज करो अभी तो, ठीक है, रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।